अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। फंक्शंस कि आपने इम्प्लिसिट टाइप पढ़ी, एक्सप्लिसिट टाइप पढ़ी। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी। जैसा कि ये डिसाइडेड था कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। तो डोमेन और रेंज को डिस्कस करने से पहले हमें फंक्शन और फंक्शन के पार्ट्स का पता होना चाहिए। फंक्शन के एक्चुअली फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस फंक्शन के हिस्से को हम डोमेन कहते हैं, किसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस की मैंने 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हैं जो बड़ी कॉमन यूज़ होती हैं। उनमें से पहली डेफिनेशन जो मैं लिख रही हूँ वो क्या है कि फंक्शन इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड अ सेट ऑफ आउटपुट्स। फंक्शन क्या है जिसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स के हम दो डिफरेंट सेट लेते हैं विद अ प्रॉपर्टी दैट ईच इनपुट इज़ रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, कि हर इनपुट के आंसर में एग्जैक्टली वन आउटपुट आती है। उसके लिए आप लोग एक एग्जांपल लो कि कोई ऐसी चीज़ है, मशीनरी है। ठीक है, कोई मशीन है जिसके अंदर आप एक चीज़ डालते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वन एंड ओनली आता है। या फिर ऐसे समझो जैसे आप लोग शेक बनाना चाहते हैं, ये मैंगोज़ हैं, ये आपने ऐड किए और उसकी जो आउटपुट आई वो आपके पास शेक की सूरत में आई, और वो मैंगो शेक ही होगा, ना तो वो एप्पल शेक होगा, ना वो बनाना शेक होगा। तो आगे हम इसकी एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, तो उससे थोड़ा मज़ीद आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अ फंक्शन एफ फ्राम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। फंक्शन जो है दो सेट्स के दरमियान है। एक सेट हम ले लेते हैं एक्स है, एक सेट हम क्या लेते हैं वाई है। और फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एक रूल है दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। एक्स इन एक्स का मतलब ये है कि जो कैपिटल एक्स है ये डिनोट करता है सेट एक्स को, और ये जो एक्स है स्मॉल एक्स, ये सेट एक्स के एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। ठीक है, वाई जो है वो आपके पास सेट वाई है, और जो स्मॉल वाई है ये वाई के एलिमेंट्स को शो करते हैं। दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान मैपिंग है, रूल है एक ना। ठीक है, और वो मैपिंग या रूल हमें क्या बताता है कि एक्स का हर एलिमेंट जो है उसका जो आंसर आना चाहिए वो एक यूनिक आंसर होना चाहिए। यूनिकनेस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यूनिकनेस क्या है कि जैसा कि हम इमेज देखते हैं अपना मिरर में। ठीक है, तो आपको मिरर में जो आपका इमेज नज़र आएगा ना वो यूनिक होगा। आपको अपनी दो डिफरेंट जो है ना वो शक्लें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, दो डिफरेंट जो है ना वो इमेजेस नहीं होंगे, एक ही इमेज होगा जो आपको नज़र आएगा। तो सिम्बोलिकली वी राइट इट एज़, ये मैंने यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी कोट की थी कि अगर आपके पास एक सेट है एक्स, ठीक है, एक सेट है आपके पास वाई। एक्स के एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3, और जो वाई के एलिमेंट हैं वो ए बी सी हैं। एक्स और वाई के दरमियान जो फंक्शन है उसको हमने एफ से डिनोट किया, और जब ये कंप्लीट होगा एक्स का एक एलिमेंट हमने 1 लिया, 1 को हमने मैप कर दिया सी के साथ। आप उसे ए बी सी किसी के साथ भी मैप कर सकते हैं। 1 को हमने मैप किया सी के साथ, 2 को मैप करते हैं ए के साथ, और नहीं आई थिंक 1 को मैप किया हुआ बी के साथ। ठीक है, 1 को मैप किया बी के साथ, 2 को मैप किया ए के साथ, और 3 को मैप कर दिया सी के साथ। इससे क्या हुआ कि हर एलिमेंट जो है उसका जो आंसर आ रहा है वो एक यूनिक एलिमेंट आ रहा है। इस मैपिंग में हर एलिमेंट का जो हमारे पास आ रहा है आंसर वो यूनिक आ रहा है। ये जो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम प्री इमेजेस भी कहते हैं। जो सेट वाई है, ठीक है, वाई के वो एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं एक्स के एलिमेंट्स के साथ उनको हम रेंज कहते हैं, और उनको हम इमेजेस भी कहते हैं। मैंने कहा कि वाई के वो एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं, ठीक है, एक्स के एलिमेंट्स के साथ। ये नहीं है कि वाई के तमाम एलिमेंट्स रेंज होंगे, बल्कि सिर्फ वो एलिमेंट रेंज होंगे जो मैप हो रहे हैं एक्स के एलिमेंट के साथ। सिम्बोलिकली वी राइट इट एज एफ फ्राम एक्स टू वाई एंड रीड इट एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई। एक्स एक सेट है, वाई एक सेट है। इन दोनों सेट्स के दरमियान जो फंक्शन है उसको हमने एफ का नाम दिया। द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड प्री इमेजेस एंड द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ वाई आर कॉल्ड इमेजेस। If y belongs to y is an image of x belongs to x. Under the function f, we write it as y is a function of x, या y is equal to f of x. फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया कि फ़ंक्शन बेसिकली दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक,
तो डोमेन एंड रेंज के लिए अगर हम ये देखें कि इफ़ एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन, यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन की, फ्राम एक्स टू वाई, देन द डोमेन ऑफ एफ इज़ एक्स, जो पूरे का पूरा सेट एक्स होगा ना वो आपके पास क्या कहलाएगा, डोमेन। एंड दिस सबसेट ऑफ वाई कंटेनिंग ऑल इमेजेस इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं क्या चीज़, कि ये क्या चीज़ है, सबसेट ऑफ वाई। ये नहीं कहा गया कि पूरे का पूरा सेट वाई जो है वो रेंज है, ये कहा गया है कि द सबसेट ऑफ वाई इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। अब सबसेट ऑफ वाई इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ ये क्या है, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। पहले आप ये देखें कि जो डोमेन ऑफ एफ है इसे आप डी एफ लिख सकते हैं, डी लिखा और उसके सब में सबस्क्रिप्ट में आपने एफ लिखा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ, और ये किसके बराबर है, एक्स के। रेंज ऑफ एफ के लिए आपने आर लिखा और उसके सबस्क्रिप्ट में आपने एफ लिख दिया, तो ये रेंज ऑफ एफ है इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। रेंज को लिखने का जो प्रोसीजर होगा उससे आप कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स है फंक्शन इन विच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और ये क्या है आपके पास, सबसेट ऑफ वाई है। मैं वापस इस पॉइंट की तरफ चलती हूँ कि जो रेंज था वो क्या था, सबसेट ऑफ वाई था। यहाँ पे मैंने दो सेट लिए, एक सेट मेरे पास एक्स है, एक सेट मेरे पास वाई है, और इन दोनों के दरमियान हमने एक फंक्शन ले लिया, रिलेशन इनका क्रिएट करते हैं। मैंने कहा सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 है, जो सेट वाई है उसके जो एलिमेंट्स मैंने लिए वो ए बी सी और डी थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रेट मैपिंग ले ली, मैंने 1 को मैप करवाया ए के साथ, 2 को मैप करवा दिया बी के साथ, 3 को मैप करवा दिया सी के साथ। यहाँ पे डी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हो कोई इशू नहीं है। अब ये जो सेट एक्स है ये पूरे का पूरा सेट एक्स आपके पास क्या कहलाएगा, डोमेन। ये जो सेट वाई है, सेट वाई आपके पास रेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जो सेट वाई होता है ना, वाई आपके पास होता है को डोमेन, ठीक है। सेट वाई आपके पास क्या कहलाता है, को डोमेन। लेकिन वाई के वो एलिमेंट जैसा कि ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट मैप हुए हैं एक्स के एलिमेंट के साथ। ये जो ए बी सी हैं ये आपके पास क्या थे, इमेज थे, ठीक है। तो जो आपके पास इमेजेस आते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, ठीक। एक चीज़ और, रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होती है वाई का। रेंज वाई के इक्वल हो भी सकती है और रेंज वाई से स्मॉल भी होती है, ठीक है। रेंज या तो पूरे का पूरा सेट वाई होगी और या फिर क्या होगी, सेट वाई का एक सबसेट होगी। आप लोगों ने फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी, उसमें इन टू, ऑन टू, 1 1, ठीक है, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और पढ़ाई भी जाती हैं। ये यूनिट नंबर 2 में, फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने ये चीज़ें ना पढ़ी थी, आई थिंक यूनिट 2 ही है। चलें अगेन हम फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डोमेन और रेंज की तरफ। फंक्शन क्या है, अब फंक्शन इज़ अ रिलेशन या कोरिस्पोंडेंस है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी तक जितनी हमने एग्जांपल्स की ना, उन तमाम एग्जांपल्स में एक्स जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जबकि वाई जो था वो क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा वेरिएबल जो खुद ब खुद चेंज हो जाए उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स, दूसरा वेरिएबल चेंज हो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। तो y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है, x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से यहाँ पे y आपके पास डिपेंडेंट है और ये जो x है ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस आप x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करो, x की जगह पे आपने 0 लगाया तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, 1। y का आंसर खुद ब खुद 1 नहीं आया, x चेंज हुआ तो y का आंसर आ गया 1। अब आप x की जगह पे 1 लिख के देखो तो y का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 + 1 3, तो y का आंसर क्या आया आपके पास, 3 आ गया। यानी जैसे जैसे आप x को चेंज करते जाएंगे y खुद ब खुद चेंज होता जाएगा, और y चेंज किसकी वजह से हो रहा है, x की वजह से। तो x जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, जबकि y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y। x की हर वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू होती है किसकी, y की। ये फंक्शन लिखा और फंक्शन की एक साइड पे मैंने क्या लिख दी, डोमेन है, ठीक है। ये डोमेन है, ये एंटर होती है फंक्शन में और उसकी जो आउटपुट होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। अब हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जिनका हमें पता होना ज़रूरी है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो डोमेन बनेगी, और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो हम किसी भी सेट को डोमेन नहीं कहेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज़ डेफिनेट। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स क्या है, डेफिनेट होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। उस वैल्यू को आप क्या नाम देते हैं, डोमेन। फ़र्ज़ करें एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखी कि फ़ंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दूँ, ठीक, जैसा कि मैंने लिखा एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिट। इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट होता है अनडिफाइंड। जब आपने x की जगह पे बटे में 0 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 0 आया, तो आंसर कहाँ पे अप्रोच कर गया, इन्फिनिट को। और जबकि हम उसकी डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, डोमेन की डेफिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। और अगर डेफिनेट है तो इसका मतलब है उसको डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर बटे में 0 आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगी उस फंक्शन की, डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, उसमें से अगर आप माइनस कर दो 0 को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डोमेन होगी। डोमेन हमेशा रियल नंबर्स के ऊपर बनती है। ये जो आर है, आर के साथ आपने डबल लाइन लगाई है, डोमेन हमेशा रियल नंबर्स के ऊपर बनती है। और रियल नंबर्स हमेशा पाए जाते हैं माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिखी कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x+3। 1/x+3। अब मुझे जब भी कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर में आएगा तो आपको सबसे पहले ट्रेस करना है वो नंबर जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इन्फिनिट को अप्रोच कर जाए। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइन हो जाए। और उस नंबर को जब हम माइनस कर देंगे तमाम रियल नंबर में से, तो जो बाकी आएगा वो आपके पास क्या होगी, डोमेन होगी। एक्चुअली हमें करना ही होता है कि जब भी हमने डोमेन फाइंड करनी है ना, तो उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो टर्म नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेट्स से कि आपके पास ये टर्म थी यहाँ पे x+3, ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बटे वाली रकम जब भी 0 के बराबर आएगी डिनोमिनेटर, तो वो इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा। इसलिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर हम इस 3 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -3। अब x जो है वो -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन केस x मैं लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये -3 के इक्वल है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि इफ़ x इज़ इक्वल टू -3, इस स्टेटमेंट में इस के अंदर मैंने कहा कि फंक्शन के अंदर मैं x की जगह पे -3 ले रही हूँ, तो क्या होगा, f लिखा, x की जगह पे आपने -3 लिखा, इज़ इक्वल टू 1, अगेन आपने x की जगह पे -3 पुट किया, +3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/0, अगेन 1/0 क्या बन गया आपके पास, इन्फिनिट। तो इसकी डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स में से अगर मैं माइनस कर दूं -3, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स में से मैं माइनस कर देती हूँ -3, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। डोमेन को लिखने का तरीका ये भी है कि आपने क्या लिखा, मैंने कहा कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो कहाँ पे होता है, -इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। एक चीज़ -इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक है, और ना इसके अंदर -इन्फिनिट शामिल है, ना इसके अंदर प्लस इन्फिनिट शामिल है, बल्कि इसके बीच वाली जो तमाम टर्म्स हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो मैंने इसे लिखा -इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट माइनस का 3। ठीक है, तो -इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट और माइनस का 3, यहाँ पे मैं इसे ऐसे भी लिख सकती थी, माइनस का इन्फिनिट, ठीक है, और प्लस इन्फिनिट, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया -3। ठीक है, अब ये देखें कि हमेशा सेट में से सेट को माइनस किया जाता है। ये क्या है, आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन -3 आपके पास एक एलिमेंट है, और जब हम इसकी साइड्स पे करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपके पास एक सेट बन जाता है। ठीक है, इसका सेट क्रिएट करने के लिए इसके साथ करली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। वो जो पहले पैटर्न मैंने लिखा था जहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं थी, वो गलत पैटर्न था, वैसे आप नहीं लिख सकते। जब भी आपने डोमेन या रेंज लिखनी है तो आपने उसके लिए सेट्स लिखने हैं। ये डोमेन लिखने का एक और तरीका है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी ये क्या है ना।
नंबर लाइन पे इसको शो करने का तरीका ये है कि मैंने नंबर लाइन लगाई माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम ज़ीरो कहते हैं, और उसके लेफ़्ट साइड पे कहीं पे -3 होगा। मैंने कहा रियल नंबर में से -3 को माइनस कर दें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो इसका मतलब है -3 पे जाके हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। माइनस इन्फिनिट से लेके -3 तक आया, फिर -3 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक आया। तो माइनस इन्फिनिट से लेकर -3 लिखा और फिर यूनियन लगा के मैंने क्या किया, -3 से लेकर प्लस इन्फिनिट लिखा और ये ओपन इंटरवल लिख दिए। इसका मतलब यही है कि -3 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि फंक्शन है आपके पास इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x - 1। या आपके पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x + 5। या आप कहते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5/3x - 7/2। या आपके पास फंक्शन है x + 3/2x - 7। ये चार मैंने डिफरेंट फंक्शन लिए और इन चारों फंक्शंस की मैं आपको अलग अलग डोमेन बताऊंगी कि वो कैसे फाइंड करनी है। पहला फंक्शन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x - 4, ये वाला, ठीक है। जैसा कि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नॉट इक्वल टू 0 पुट करें और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो x आ जाएगा आपके पास 4/3। इसका मतलब है अगर आप डिनोमिनेटर में x की जगह पे 4/3 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा। इसलिए इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या होगी, रियल नंबर में से माइनस कर दिया आपने 4/3। और अगर आप इसे रियल लाइन ग्राफ के ऊपर शो करें तो क्या होगा, ये आपके पास रियल लाइन ग्राफ है माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे 4/3 है। तो मैंने इसको ब्रेक किया इस तरह से, माइनस इन्फिनिट से लेकर 4/3 तक लिखा और ये ओपन इंटरवल में लिखा मैंने, यूनियन 4/3 से प्लस इन्फिनिट तक लिख दिया। तो आप इसे इस तरह से लिख दो तो भी ठीक है, इस तरह से लिखो तो भी ठीक है, ये वाला मेथड लिखो तब भी ठीक है। ये इसका आंसर लिखने की 3 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक ये वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 3/2x - 7। इसको भी करने का मेथड यही है कि आपने क्या करना है, डोमेन में जो भी टर्म होगी उसको आपने नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। उसके लिए आपने उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखा और x का आंसर फाइंड किया जो कि आ गया 7/2। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स -7/2। ये नंबर लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे मैंने इसको जो है दोबारा से इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा कि माइनस इन्फिनिट से लेकर 7/2, ना इसमें माइनस इन्फिनिट इंक्लूड है और ना ही 7/2। यूनियन 7/2 से लेकर प्लस इन्फिनिट, क्योंकि नंबर लाइन आपके पास माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक है। ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, एक ही बात है। थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5/3x है, प्लस क्या है आपके पास 7/2। आपने इसे लिखा 5/3x + 7/2 जो कि डिनोमिनेटर वाली टर्म है, उसको नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसी तरह से लिखा 5/3x इज़ नॉट इक्वल टू -7/2 और x आपने फाइंड कर लिया, वो आ जाएगा -6/35। तो जो आपकी डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस का 6/35। अब अगर हम इसे रियल नंबर लाइन पे शो करें, नंबर लाइन आपके पास है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है और जो माइनस का 6/35 होगा अंदाज़े से मैंने लिख दिया कि वो यहाँ पे कहीं मौजूद है। अब जब मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूँगी तो ये इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिट से -6/35 और 6/35 क्योंकि मैं कह रही हूँ उसको माइनस कर दें, निकाल दें, तो फिर आपने क्या करना है, इसको ओपन इंटरवल में लिखना है। जो ये शो कर रहा है 6/35 शामिल नहीं है, यूनियन का साइन लगाया और फिर 6/35 से लेकर आपने क्या करना है, प्लस इन्फिनिट तक के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। -6/35 आप प्लस इन्फिनिट और अगेन आपने इसको क्या करना है, ओपन इंटरवल में लिख देना है, जिसका मतलब ये होगा कि -6/35 को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। वो जो क्वेश्चन ऊपर हमने तीनों क्वेश्चन किए ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन थे। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से करते हैं जो स्क्वायर रूट में हो, तो उसके लिए मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 2। स्क्वायर रूट के अंदर होने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट में कोई भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि नेगेटिव हो। आपको पता है कि अगर -1 का स्क्वायर रूट हो तो ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, आयोटा। तो स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। आयोटा वाली टर्म जो है वो इमेजिनरी है और
अनडिफाइन है, आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप स्क्वायर रूट का क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन आपके पास इमेजनरी फॉर्म में ना आए। तो उसके लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि डिनोमिनेटर वाली कोई भी टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। सिमिलरली स्क्वायर रूट के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट आपके पास नॉमिनेटर में है तो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो फिर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आप नहीं लगाएंगे, वहाँ पे जस्ट आप ग्रेटर देन ज़ीरो लिखेंगे। क्यों आप वहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो वो क्वेश्चन आपका दोबारा से क्या होगा, अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिट को, विच इज़ अगेन अनडिफाइंड। यहाँ पे हमने कह दिया कि x+2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, x ग्रेटर इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है आपके पास x जो भी आप टर्म पुट करेंगे वो क्या होनी चाहिए, -2 के इक्वल होनी चाहिए या -2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो -2 के इक्वल होगी, यहाँ पे -2 लिख के देखें, -2 + 2, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, -2 + 2 ज़ीरो, और ज़ीरो का स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हम लेट कर लेते हैं कि x जो है वो आपके पास क्या होगा, -3 -4 एट्सेट्रा। अगर आप -3 लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या कहा कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए -2 से। और अगर हम -2 की बजाय, इससे बड़ा लेने की बजाय -2 से छोटा लेते हैं तो फिर देखें क्या होता है। अगर हमने x की जगह पे -3 ले लिया तो -3 होने से क्या होगा, f(-3) -3 + 2 सारी रकम का स्क्वायर रूट, और ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट -1, और ये क्या है आपके पास एक अनडिफाइंड टर्म आ गई। तो आप -4 लिख के देखें, -4 लिखा तो -4 + 2 स्क्वायर रूट -2, अगेन ये अनडिफाइंड आ गई। तो इसका मतलब है आप जो भी टर्म लेंगे वो क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या है, -2। इक्वल का साइन ये शो करता है कि -2 इस इंटरवल के अंदर शामिल है। -2 से लेकर प्लस इन्फिनिट, और प्लस इन्फिनिट वाली साइड से आप इसे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसको रियल नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये -इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट। अब की बार मैंने -इन्फिनिट वाली टर्म्स को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया शामिल, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है कि x ग्रेटर इक्वल टू -2, और जो -इन्फिनिट है वो -2 से बहुत छोटा है, और मुझे रकमें वो चाहिए जो -2 से बड़ी हैं। इसलिए मुझे चाहिए -2 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक, और इसको मैंने अंदर से भर दिया सर्कल को। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था कि जब रियल नंबर लाइन पे शो करते हैं इसको, इसकी को फिल होने का मतलब ये है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके अंदर इंक्लूड है, और अगर ये होलो होगा तो यहाँ पे ये एलिमेंट इसके अंदर से इंक्लूड नहीं होगा, आप उसे एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी। डोमेन क्या है, -2 से प्लस इन्फिनिट। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, f(x) इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x² -1। ठीक, तो अगेन ये वाली जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए, x² -1 ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके देख लें या ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो करके देख लें। ठीक है, तो x² -1 ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो लिखा, x² आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x के आंसर आपके पास क्या आ जाएंगे, +-1 ना। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू +-1। x की जगह पे आप ज़ीरो लिख के देखें, ज़ीरो लिखा, ज़ीरो का स्क्वायर -1। हम कह रहे हैं कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 1 से जो पहला पॉजिटिव नंबर जो है, स्मॉलर जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो अगर हम कहते हैं x की जगह पे ज़ीरो लिख के देख लें तो ज़ीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो -1, -1, तो -1 का स्क्वायर रूट अगेन आयोटा, और जो कि आपके पास क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है जो उसकी डोमेन है वो किसके इक्वल है, रियल नंबर -0। ये नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया, और ये मैंने इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया। टाइम काफ़ी शार्ट है और अभी तक हम अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ नहीं आए। एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल है f(x) इज़ इक्वल टू 1/x+2। देखें, यहाँ पे मैंने कहा था कि x+2 है, f(x) इज़ इक्वल टू x+2। सेम एग्जांपल को मैंने इस तरह से लिखा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे मैंने कहा कि x+2 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ जस्ट ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट को अप्रोच करेगा और अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसकी जब मैं डोमेन लिखूँगी तो वो क्या होगा, -2 से इन्फिनिट, लेकिन -2 भी ओपन है और इन्फिनिट वाली साइड से भी आप क्या करेंगे, ओपन रखेंगे इसे, ताकि ये शो होता रहे कि -2 इन्फिनिट दोनों इसके अंदर इंक्लूड नहीं हैं। ये कंप्लीट इस पेज का व्यू है विद ऑल एग्जांपल्स।
डोमेन के बारे में ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। ये जो y है ये हमारे पास क्या होते हैं? रिजल्ट ऑफ डोमेन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या है? रेंज है। जबकि f ऑफ x आपके पास क्या होती है? डोमेन होती है। और डोमेन क्या होती है? बेसिकली जो रेंज है, रेंज क्या होती है? डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे 3/x+2, 3 कांस्टेंट है, x+2 आपके पास लीनियर इक्वेशन है, या 3/x² - 2, 3 कांस्टेंट है, नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, या आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आ जाएगी। अगर आपके पास यही वाली क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन इस टाइप का क्वेश्चन आता है 3/x+2, तो इसकी जो रेंज होगी ना वो रियल नंबर -0 होगी। ठीक है, रटा लगा लो कि रियल नंबर -0 होगी। एक्चुअली ये है तो बड़ा कंसेप्चुअल, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि रियल नंबर -0 इसको क्यों लिखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर या कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्यूबिक भी हो सकता है, इससे बड़ी पावर भी हो सकती है। और नेक्स्ट हमारे पास रेंज में आ जाते हैं हमारे पास जी लीनियर ओवर लीनियर, के ऊपर भी इक्वेशन लीनियर हो और नीचे भी जो इक्वेशन है डिनोमिनेटर में वो क्या हो आपके पास? लीनियर हो। नोमिनेटर वाली जो इक्वेशन थी वो मैंने लिखी p(x+q) और डिनोमिनेटर वाली मैंने लिखी r(x+s). तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस क्या है? कोफिशेंट ऑफ नोमिनेटर ऑफ x और कोफिशेंट ऑफ x इन नोमिनेटर और कोफिशेंट ओवर कोफिशेंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो नोमिनेटर का जो कोफिशेंट है x का वो क्या है? p है, और जो डिनोमिनेटर में x का कोफिशेंट है वो क्या है? r है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? r रियल नंबर्स माइनस p ओवर r। एक और क्वेश्चन देखो, f ऑफ x है आपके पास 2x - 7/7x+8। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है? x का कोफिशेंट 2, डिनोमिनेटर में x का कोफिशेंट 7, तो रियल नंबर -2/7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है लॉगरिथमिक, या आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो लॉगरिथमिक की जो डोमेन होगी वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। जबकि जो रेंज है वो नेगेटिव भी हो सकती है। जब आप पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं ना लॉग में, आंसर पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, लेकिन पुट आपने हमेशा पॉजिटिव ही करने हैं, इसलिए डोमेन पॉजिटिव है। जबकि रेंज आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकती है, इसलिए हमने रेंज में लिखा सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। ना ही मैंने इसको ये शो किया कि ये पॉजिटिव है, ना ही मैंने ये शो किया कि ये क्या है? नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल में आप पावर नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने डोमेन में क्या लिखा? सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। जबकि जो इसकी रेंज है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। आप इसके ऊपर नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, e की पावर -1 लिख के देखें तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, e की पावर +1 करके देखें तब भी आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी रेंज हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और डोमेन जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। जबकि लॉगरिथमिक में क्या है? डोमेन आपके पास पॉजिटिव है, जबकि रेंज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। पिछली क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होते हैं। चेक करो, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन रही है, और जो उसकी डोमेन है वो एक्सपोनेंशियल की क्या बन रही है? आपके पास रेंज बन रही है। अब हम अपने वापस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज असल में सीक्वेंस में कुछ थोड़ी गड़बड़ होगी, आगे की चीज़ें पीछे वाली आगे मैंने लिखी हैं, लेकिन क्योंकि मैं बस अपने हिसाब से लिखती जा रही थी, एक्सप्लेन करते हुए फिर जहन में बार बार ये भी आ रहा था कि मेरे भी बच्चों को इस चीज़ का ना पता हो, इस चीज़ का ना पता हो, तो फिर वो रैंडमली चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ी ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टेटमेंट उसकी ये, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी। जो फंक्शन है जी है, इसकी आपको क्या फाइंड करनी है? डोमेन भी फाइंड करनी है और आपको रेंज भी फाइंड करनी है। एंड स्केच दी ग्राफ, और फिर आपने इसका क्या करना है? ग्राफ भी स्केच करना है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन का ग्राफ स्केच करने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने ना यूनिट नंबर 5 में कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है, यूनिट नंबर 5 है ही स्केचिंग, तो फिर मैंने इसको यहीं पे ड्रॉप कर दिया कि मैंने कहा स्केचिंग जब हम करेंगे तब हम स्केचिंग कर लेंगे। एनीवे वापस चलते हैं। आपके पास फंक्शन है जी ऑफ x इज इक्वल टू x - 5। ये क्या है? आपके पास लीनियर फंक्शन है। और जब मैंने डोमेन बताई थी ना, तो मैंने कहा था कि जो लीनियर फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ आर रियल नंबर। इस x की जगह पे आप -∞ से लेकर +∞ तक कोई सा भी नंबर पुट करें ना, तो आपके पास इसका एक डेफिनेट आंसर आएगा। इसलिए इसकी जो डोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो भी क्या है? आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स।